हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। इस चैनल पर हमारी हमेशा से यही कोशिश रही है कि आपको सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाए जाएं और आपको एक ऐसी रणनीति दी जाए, आपको ऐसा मोटिवेशन दिया जाए ताकि आप अपने जीवन में कुछ उल्लेखनीय कर सकें। और इसी क्रम में हम आपके लिए खंड शिक्षा अधिकारी के मॉडल पेपर लगातार लेकर आ रहे हैं। हमारे सारे मॉडल पेपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से, काफ़ी मेहनत से बनाए जाते हैं, इसलिए आपको इस लॉकडाउन में अपने समय का सदुपयोग करते हुए सारे मॉडल पेपर को एक बार दोबारा से ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपका पूरा रिवीजन हो सके। और इसी क्रम में आज हम लोग मॉडल पेपर नंबर 77 को करेंगे डिस्कस। और ये वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे प्रश्न बहुत ही ज़रूरी हैं, इसलिए इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विश्व मधुमक्खी दिवस ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 20 मई को। और एक बात और भी, जो थीम होती है, जितने भी डेज होते हैं उनसे संबंधित जो थीम होती है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो विश्व मधुमक्खी दिवस 2020 की जो थीम रही थी, उस थीम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और फिर थीम क्या रही थी? बी एंगेज्ड पॉलिनेटर्स। बी एंगेज्ड पॉलिनेटर्स, ठीक है, तो ये आप याद रखना। अगला सवाल होगा, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को मारकर उसके सेनापति पुष्यमित्र ने किस वंश की स्थापना की थी? और दोस्तों, ये सही जवाब होगा शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। और शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? ये प्रश्न भी आपके मन में आ रहा होगा कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों, शुंग वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम क्या था? देवभूत। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर रिवाइज करवा दिया। अगला प्रश्न होगा, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में ले लिया था। इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और जयपुर। तो जयपुर नहीं था, तो ये विकल्प गलत हो गया। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। जी हाँ, यही बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा, शासक हर्षवर्धन ने 5 इंडीज पर नियंत्रण किया था और ये इंडीज थे पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान का नाम आपने जरूर सुना होगा। और तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। तो पृथ्वीराज चौहान के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध है? सही जवाब है इसका पृथ्वीराज तृतीय। जरूर याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1177 से लेकर 1192 तक शासनकाल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है, चंदेल और चौहान वंश के निर्णायक युद्ध जिसमें आल्हा उदल वीरगति को प्राप्त हुए का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो दोस्तों, यहाँ पर चंदेल वंश की ओर से जो राजा थे उनका नाम क्या था? परमार्दिदेव परिमल। परमार्दिदेव परिमल। और चौहान वंश, पृथ्वीराज चौहान, ये युद्ध कब हुआ था? 1182 में हुआ था। और इसका जो वर्णन है वो पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो और आल्हा खंड यानी कि तीनों में मिलता है, यानी कि विकल्प डी हमारा सही जवाब है। पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है चंद्रबरदाई के द्वारा। चंद्रबरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो। आल्हा खंड किसकी रचना है? आल्हा खंड जगनी की रचना है। तो कई सारे प्रश्न बनते हैं इस एक ही प्रश्न से, तो सारे प्रश्न, सारी डिटेलिंग्स आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। महानतम प्रतिहार राजा कौन माना जाता है? धर्मपाल, हर्षवर्धन, मिहिर भोज या फिर महेंद्रपाल? तो दोस्तों, यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? धर्मपाल पाल वंश का शासक था, आप जानते होंगे। हर्षवर्धन का संबंध किस वंश से है? हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश से संबंधित था, पुष्यभूति वंश। और हर्षवर्धन का जो शासनकाल था वो 606 से लेकर 647 तक रहा। अब 2 विकल्प बचते हैं, मिहिर भोज और महेंद्रपाल। तो दोस्तों, इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मिहिर भोज, जिसका शासनकाल था 836 से लेकर 885 तक। तो महानतम प्रतिहार राजा किसको माना जाता है? मिहिर भोज को। नेक्स्ट, लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किसने किया था?
ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किसने किया था? अगर ये प्रश्न पूछा गया तो इसका जवाब दीजिएगा आप लक्ष्मण सेन। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। लक्ष्मण सेन ने लक्ष्मण संवत का मतलब शुरुआत की थी, ठीक है। और लक्ष्मण सेन किस वंश का शासक था? सेन वंश का। निम्नलिखित में किसने खंबात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? चामुंड राय, जय सिंह सिद्धराज, कुमार पाल या फिर महिपाल देव? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, जय सिंह सिद्धराज। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, जय सिंह सिद्धराज। तो दोस्तों इसका जो उल्लेख है वो कहाँ पर मिलता है? एक मुस्लिम लेखक हैं, उनका नाम है मोहम्मद औफी। मोहम्मद औफी ने लिखा है कि खंबात में जो मस्जिद तोड़ी गई थी उनमें कुछ मस्जिदों के पुनर्निर्माण के लिए जय सिंह सिद्धराज, जो कि एक धर्म सहिष्णु शासक माना जाता था, उसने धन को उपलब्ध करवाया था, ठीक है। और लगभग 1 लाख बालोम, मुद्रा का नाम तब बालोम हुआ करता था, 1 लाख बालोम उपलब्ध करवाया था। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? भोजशाला मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो भोजशाला मंदिर ये दोस्तों स्थित है मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो धार जिला है वहाँ पर है भोजशाला मंदिर। और इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था 1035 में। किसने करवाया था? परमार शासक राजा भोज ने, ठीक है। परमार शासक राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया था। और इसमें जो मूर्ति है वो भगवती सरस्वती की है, यानी कि विकल्प डी हमारा सही जवाब है। फिलहाल जो भोजशाला मंदिर है यह कमाल मौला मस्जिद परिसर में स्थित है, ठीक है। तो अब इस जो मंदिर है उसको कमाल मौला जो मस्जिद परिसर है वहाँ पर उसके अंदर इसको ले लिया गया है। नेक्स्ट होगा कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार, देखिए इसमें बहुत सारे लोग जवाब देंगे फिरदौसी, जो कि गलत जवाब हो जाएगा। फिरदौसी नहीं, दरबारी इतिहासकार था कौन? उतबी था, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा, उतबी। अच्छा, उतबी की कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिसके बारे में अक्सर यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और यूपीएससी में भी पूछा गया है। तो उतबी की जो 2 किताबें मशहूर हैं, दोनों के लास्ट में यामिनी है, तो याद रखिएगा। पहली किताब का नाम है किताब उल यामिनी। क्या नाम है? किताब उल यामिनी। और जो दूसरी किताब है उसका नाम क्या था? तारीख ए यामिनी। तो यामिनी से याद रखिएगा, उतबी की किताबें हैं ये। और इसी के साथ एक प्रश्न और भी बनता है कि महमूद गजनवी के साथ वह कौन सा इतिहासकार था जो भारत आया था? तो देखते हैं क्वेश्चन को। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? तो यहाँ पर अब जवाब उतबी नहीं होगा। उतबी महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था, जबकि भारत में अलबरूनी आया था उसके साथ, ठीक है। अलबरूनी आया था उसके साथ। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। और अलबरूनी की जो किताब है उसका नाम है किताब उल हिंद। तो ये भी आप याद रखना, किताब उल हिंद ये अलबरूनी की किताब है, ठीक है। और काफ़ी मतलब कि जानकार व्यक्ति माना जाता है अलबरूनी। अब आगे बढ़ते हैं। लीप ईयर का जनक किसे माना जाता है? तो अक्सर ग्रुप सी और ग्रुप डी के प्रश्नों में भी ये जो क्वेश्चन एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये नहीं होता कि इसे यूपीएससी में या यूपीपीएससी में नहीं पूछा जाएगा। बिल्कुल पूछा जा सकता है। लीप ईयर का जनक माना जाता है जूलियस सीजर को। और जूलियन ईयर की शुरुआत किसने की थी? जूलियन ईयर, ये जो जूलियन ईयर था उसमें 12 माह रखे गए थे, कुल 365 दिन रखे गए थे। तो काफ़ी सटीक ये कैलेंडर था जो कि 1600 साल तक प्रयोग में भी लाया गया था। तो जूलियस सीजर ने लीप ईयर का आविष्कार किया था। आविष्कार क्या किया था? लीप ईयर नाम दिया था। और लीप ईयर में क्या होता है, जो फरवरी होती है वो कितने दिन की होती है? 29 दिन की। नेक्स्ट होगा कि सत्यशोधक समाज क्या था? अब यहाँ पर 2 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न तो ये बनेगा आपका कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योतिबा फुले थे और उन्होंने 1873 में और पुणे में इसकी स्थापना की थी, सत्यशोधक समाज की। और ये था क्या? बिहार में आदिवासियों का उन्नयन का एक आंदोलन। तो बिहार से संबंधित होता तो स्थापना पुणे में नहीं होती। गुजरात में मंदिर प्रवेश का आंदोलन या महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। तो यही था ये, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा
प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ये थोड़ा याद रखना है इसको। जो विरूपाक्ष मंदिर है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि विरूपाक्ष मंदिर में किस देवता की मूर्ति है, तो ये शिव जी का मंदिर है, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हम्पी में स्थित है। हम्पी कहाँ पर है? तो हम्पी जैसा कि आप जानते हैं कर्नाटक में स्थित है। और इसका निर्माण हुआ था 1509 में। किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने करवाया था, ठीक है, कृष्णदेव राय ने। तो दोस्तों जितने भी प्रश्न बनते हैं उससे साइड में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे प्रश्न हम आपको बता देते हैं, क्योंकि मतलब कोई भी पॉइंट आपसे छूटना नहीं चाहिए। 15-20 प्रश्न होते हैं हमारे मॉक टेस्ट में, लेकिन अगर आप जोड़ेंगे तो बहुत सारे प्रश्न बनेंगे अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर में बदल दिए जाएँ सारे फैक्ट। तो अंडमान निकोबार द्वीपों की जो आदिवासी जनसंख्या है वह किस जात की है? क्या आप बता सकते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप की, देखिए अंडमान और निकोबार दोनों अलग अलग हैं। अंडमान और निकोबार में कॉमन रूप से निग्रोइड नाम की जो जनजाति है वो पाई जाती है। निग्रोइड में भी कई सारी जनजातियां होती हैं, मतलब इनके सब टाइप्स हैं, जिसमें एक तो जारवा होता है, जारवा जनजाति, दूसरी ये सोमपेन जनजाति भी है, और एक जनजाति और भी है, ठीक है, और उनका नाम क्या है? ओंगे। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो जारवा और सोमपेन विलुप्त हो रहे हैं, और निकोबार द्वीप समूह में सिर्फ एक जनजाति पाई जाती है जो कि मंगोलाइड कही जाती है। तो क्वेश्चन था अंडमान निकोबार, तो कॉमन है, निग्रोइड, तो यही हम आंसर करेंगे, ठीक है। तो इतने पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। देखिए आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं और जो कंपटीशन का लेवल है वो आप देख रहे हैं कि एक एक प्रश्न पर हज़ारों लोग बाहर होते हैं, और जो लेवल है उसको भी आपने देख लिया होगा। अभी हाल ही में शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आया है, अब उसमें 140 अंक तक लोग ले आए हैं, ठीक है। और इसलिए मेरिट को आप लोग हल्के में मत लीजिए, एक एक अंक बढ़ाने का आप लोग प्रयास करिए। मैक्सिमम टाइम आप स्टडी में दीजिए अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छी नौकरी पाएँ, एक अच्छा करियर बनाएं तो, ठीक है। बिनसर का जंगल कहाँ पर स्थित है? ये प्रश्न भी 2-3 बार पूछा गया। बिनसर का जंगल, एक बार लेखपाल भर्ती में भी ये प्रश्न पूछा गया था, 2015 या 16 का समय था। तो याद रखिएगा बिनसर का जो जंगल है वो उत्तराखंड में स्थित है। राजस्व निरीक्षक की परीक्षा थी, अभी याद है, ठीक है, राजस्व निरीक्षक की परीक्षा में पूछा गया था ये बिनसर का जंगल कहाँ पर है। तो ये उत्तराखंड में है, ये आप बिल्कुल याद रखना। और कृष्णाटम और कुटियाट्टम, कृष्णाटम और कुटियाट्टम ये एक नाट्य विधा है, तो ये किस प्रदेश से संबंधित है? तो गुजरात में तो नहीं होती है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी नहीं, ये विधा केरल की विधा है, ठीक है, याद रखना। ऑप्शन बी कृष्णाटम और कुटियाट्टम, केरल, क से कृष्णाटम, क से कुटियाट्टम, क से केरल। तो ऐसे भी आप याद रखा करिए उनको आपस में जोड़ घटा के। और लीड बैंक की स्थापना कब हुई थी? लीड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 65, 67, 69 या फिर 96? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 69 में हुई थी। और उसमें जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक थे, एसबीआई वगैरह, और तो उनको जो है ज़िले लेवल पर डेवलप करने के लिए ये बैंक जो थी वो स्थापित की गई थी। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि लीड बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो याद रखिएगा कि नरीमन समिति थी, बनाई गई थी नरीमन समिति, और उसी की सिफारिश पर लीड बैंक की स्थापना की गई थी 1969 में। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? भक्त तुकाराम एक मराठी मतलब भक्त थे, ये कवि भी थे। तो इनका जो संबंध है वो जहांगीर के समकालीन थे ये, ठीक है। भक्त तुकाराम का संबंध किससे है? ये जहांगीर के समकालीन थे। और भक्त तुकाराम 1608 से लेकर 1649 ये इनका टाइम स्पैन है। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो बलबन ने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। जिले इलाही का मतलब क्या होता है? जिले इलाही का क्या मतलब होता है? कमेंट करके बताइए, मैं कल बताऊंगा इसका सही जवाब। मतलब कि मॉडल पेपर नंबर 78 में जिले इलाही का क्या मतलब होता है बताइए। और इसी के साथ एक क्वेश्चन और भी आप लोगों से, इसका भी जवाब आप लोग लिखिएगा। दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं का ज्ञाता था, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर सिकंदर लोदी? तो देखते हैं कि कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं कमेंट करके। और दोस्तों चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और इस वीडियो को आपने एंजॉय किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों हमारा प्रयास है कि आपके लिए लगातार कक्षाएं चलती रहें। ये आप पर निर्भर करता है कि आप लगातार कक्षाएं
चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लगातार क्लासेस आपको मिलती रहें, तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक किया करें और इसे अधिक से अधिक शेयर भी कर दिया करें, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अब अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।